नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करता हूँ। नाज़रीन गिरामी, एक बेबस बाप बेटी के सामने मन्नतें करते हुए क्या आपको अच्छा लगेगा? मैं बारहा ऐसी ख़बरें, ऐसी तफसीलात या ऐसी जो भी वारदात या वाक़यात पेश आती हैं, वो जब आती हैं तो आपके सामने तबसरा करने की इस नीयत के साथ कोशिश करता हूँ कि इस तरह के वाक़यात और वारदात दिखा कर के हम दीगर अपनी मुस्लिम बेटियों को बचा सकें। हम ये खुले अंदाज में कह नहीं सकते कि ये भगवा लव ट्रैप है या क्या है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम लड़कियां इस वक्त बेराहरवी की जानिब बढ़ती जा रही हैं, माशरे और समाज के सामने अपने वालिदैन को जिस तरह से बेइज्जत और तौहीन कर रहे हैं, उससे महसूस यही होता है कि अभी आसमान फटेगा, अभी सर पर गिरेगा। ये मामला यूपी का है, यूपी की मेरठ की तहसील मवाना का। बेटी अपने बॉयफ्रेंड से शादी के लिए अदालत पहुंची। बेटी के सामने बाप इल्तिजा करता रहा, 2 घंटे तक बेटी के सामने हाथ जोड़ता रहा, मिन्नतें करता रहा, बेटी को कसमें देता रहा, लेकिन बेटी किसी भी तरह से सुनने को तैयार नहीं थी। जिन्होंने पाला पोसा, सारी ज़िंदगी उसकी अच्छाई के लिए धूप नहीं देखा, बरसात नहीं देखा, निकले, कमाए, जद्दोजहद किए, गिरे पड़े, उसके लिए आसरा फराहम किया, उसके लिए पढ़ाई के लिए अनथक कोशिशें की, वो बेटी अपने आशिक के लिए जो कुछ सालों का था, अपने वालिदैन को ठुकरा कर की शादी पर बज़िद रही। कोर्ट मैरिज कर ली इस लड़की ने बिलाखिर। अरीश इस लड़के का नाम है जो मवाना का रहने वाला है और पेशे से ड्राइवर है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इस तफसील में जाना नहीं है, लेकिन आजकल मुस्लिम लड़कियों के साथ इस तरह की आशिकी के बाद जो उनके साथ हो रहा है जुल्म, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था और हमने सुनाया था कि 2 बच्चों की माँ को किस तरह से जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात की वजह से, गैर मुस्लिम की वजह से हामिला हो जाती है, उसका अबॉर्शन करने की कोशिशें होती हैं, इस दरमियान में वो मर जाती है, तो उसकी बॉडी को ले जा कर के उसके 2 छोटे बच्चों के साथ नदी में किस तरह से फेंक करके उसको कत्ल कर दिया जाता है, ये सारी कहानी सुनाई गई थी। ऐसी सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। ये ख़बर आप लोगों के सामने रखने का मतलब हरगिज़ भी उस खातून को, उस लड़की को जो है निशाने पे लेना नहीं है, एक बाप की बेबसी को आप लोगों के सामने रखना है कि किस तरह से जो है आज बेबस बाप और वालिदैन अपनी ही बेटी के सामने पूरी तरह से बेबस नज़र आ रहे थे। आइए नाज़रीन गिरामी, अगली ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। केरला से एक वीडियो आई है, यहाँ पर स्टूडेंट्स के दरमियान कासरगोड में बहुत बुरी तरह से नेशनल हाईवे के बीचों बीच एक दूसरे पर अटैक करते हुए नज़र आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि ये क्यों इस तरह से जो है बीच रास्ते में हाईवे पर ब्लॉक करके व्हीकल्स के मूवमेंट को ये हालात बनाए जा रहे हैं, पता नहीं है, लेकिन बहुत सारे तलबा इसमें ज़ख्मी होने की वजह से इस वक्त ख़बर अलग अलग तबसरों के साथ शेयर करने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 10 मिनट तक पूरा का पूरा हाईवे ब्लॉक कर दिया गया था और स्टूडेंट्स कासरगोड के बीच सड़क पर, हाईवे पर एक दूसरे से गुत्तम गुत्था थे। नाज़रीन गिरामी,
रास्तों की ख़राबी का रोना तो हम रोते हैं। मैंने कई ऐसी वीडियोस कई इलाक़ों की दिखाए, इसमें से बिलखुसूस भटकल के जो रास्ते ख़राब थे उस पर मैंने अलग अलग एपिसोड्स बनाए। लेकिन जाहिर सी बात है कि जब तक आवाम में बेदारी नहीं होती, आवाम रास्ते पर उतर कर के उन इलाक़ों के पंचायत के मेंबरान को और वहाँ के काउंसलर्स को और वहाँ के ज़िम्मेदारान को, सियासी लीडरान के ख़िलाफ़ एहतिजाज दर्ज नहीं करते, तब तक उनकी आंखें नहीं खुलती और वो तब तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और ये बात मैंने कही थी। अब देखिए, एक अनोखा एहतिजाज, इस तरह के एहतिजाजात करने चाहिए, जिनको मैं आवाज़ के साथ सुनाऊँगा। जिन रास्तों में गड्ढे पड़े हुए हैं वहाँ पर किस तरह से नौजवान ये कर रहे हैं कि 500 रुपये के लिए अगर आप वोट देंगे तो आपको इसी तरह की जो है रास्ते मिलेंगे। अगर आप शराब की एक बोतल के लिए अपना वोट बेचेंगे तो फिर आपको इसी तरह के रास्ते मिलेंगे। इस तरह के ऐलानात और स्लोगन के साथ ये नौजवान यहाँ पर एहतिजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं ये वीडियो बिलखुसूस उन लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ जो लोग एहतिजाज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि हमारे यहाँ के रास्ते ख़राब हैं और घर में जो है गर्म लिहाफ लेकर के सो जाते हैं। तब आपके रास्ते दुरुस्त नहीं होंगे जब तक आप अपने कॉलोनी के अपने लोगों को जमा करके उस रास्ते पर जमा होकर के एहतिजाज नहीं करते, जब तक वहाँ के काउंसलर्स के नाम लेकर के आप उनको जो है उनको चेहरा नहीं दिखाते, पंचायत मेंबरात के नाम लेकर के जब तक उनके मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाएंगे, तब तक आपकी गली और आपके कूचों के रास्ते दुरुस्त नहीं होंगे। इसलिए कि ये वो ख़तरनाक माफिया और गुंडा और बदउनवान तबका है जो लोगों के वोटों को हासिल करके उनकी ज़िंदगियों को जोखम में डालता है, उनके बच्चों को जोखम में डालता है, ताकि वो इस तरह के रास्तों में अपनी गाड़ियां ले जाए, नीचे गिरे, अपने हाथ पैर तोड़ ले, फिर दोबारा उसी काउंसलर्स को चुन करके लाएं जो इन रास्तों के ख़राब की वजह बने। मैं ये सिर्फ किसी मखसूस इलाके के लिए नहीं बोल रहा हूँ, भारत के अक्सर इलाकों के रास्ते इसी तरह से हैं। बरसात का मौसम आता है, गड्ढे पड़ जाते हैं, बुजुर्ग लोगों का चलना, रिक्शा कभी पलट गया, कभी कार पलट गई, कभी सड़क पे नीचे गिर गए, कभी हामिला औरत के नीचे गिरने की बातें, कभी स्कूल जाते हुए नीचे गिरने की बातें। ये लोग एहतिजाज तो करते हैं, कहते तो हैं कि जो है रास्ते ख़राब है, लेकिन एहतिजाज नहीं करते। वहाँ के काउंसलर्स को, वहाँ के मेयर्स को, वहाँ की MLAs को, वहाँ के जितने भी जिम्मेदार सियासी लीडरान होते हैं उनको उनका आईना दिखाने की कोशिश नहीं होती। मीडिया आपको सिर्फ बेदारी पैदा कर सकता है। अब देखिए, दिल्ली की ये वीडियो आई हुई है, आप हैरान और शशदर रह जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि ये कोई दिल्ली का मामूली इलाका नहीं है, ये सबसे पॉश इलाका है। और भारत के सबसे टॉप IAS ऑफिसर्स का एक बेंच जो है इस वक्त गवर्नमेंट चला रहा है नरेंद्र मोदी का, NDMC। जो दिल्ली का NDMC है उसको नरेंद्र मोदी की हुकूमत कंट्रोल करती है। वहां के सबसे पॉश इलाके के रास्तों की हालत यह है कि एक दिन के बरसात में आपको कहीं भी सूखी जगह नजर नहीं आ रही है, और दोनों जानिब, दाएं और बाएं जानिब यहां पर महल्लात हैं, महल्लात, बड़े बड़े घर हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हायर बड़े बड़े पोजीशंस में होते हैं, उन लोगों के घर यहां पर आबाद हैं, उनके चलने फिरने के रास्तों की ये सूरत हाल है। तो मेरे और आपके घर और कॉलोनियों के रास्तों के हालात क्या हो सकते हैं, आप अंदाजा लगाएं। VVIP के घर और बंगले यहां पर मौजूद हैं आसपास में। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए, ये सूरत हाल बनी है और बनाई जा रही है। जब तक आप आवाज़ उठाएंगे नहीं, यही सूरत हाल बनती रहेगी। आप बरसात में पानी भरे रास्तों पर चलें, या किसी को क्या फ़र्क पड़ रहा है, कौन एहतिजाज कर रहा है, कौन बोल रहा है, किसके अंदर बोलने की हिम्मत भी बाकी रह गई है। जिस मीडिया को बोलना चाहिए वो दिखाता नहीं, बोलता नहीं, असल कसूरवारों का चेहरा दिखाता नहीं, हवा में कुछ बात करता है, भाग जाता है, तो उसका असर किस पर होगा। इस वीडियो को देख लीजिए, नारे कैसे लगा रहे हैं रास्ते पे।
नाज़रीन गिरामी, गज़ा पट्टी में जालिम दहशतगर्द सहयूनी इसराइलियों के हमलों को लेकर के एक बार फिर प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर यानी एक्स पर पोस्ट किया है और कहा है कि नफ़रत और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखने वाले इसराइली शहरियों के बशमूल हर सही सोच रखने वाले फ़र्द की अखलाकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी मजम्मत करे। दुनिया की हर हुकूमत को भी इसराइली हुकूमत की नस्ल कुश कार्रवाई को मजम्मत करनी चाहिए और उसे इससे रोकने के लिए मजबूर करना चाहिए। प्रियंका गांधी साबिक़ में भी गज़ा में इसराइल की कार्रवाई की तायद करने वाली बैनुल-अक़वामी बरादरी को निशानदेही करते हुए तनकीद बना चुकी है। अब एक मरतबा फिर उन्होंने जालिम दहशतगर्द सहयूनी इसराइलियों के खिलाफ खड़े होने और की मजम्मत करने की दुहार लगाई है। नाज़रीन गिरामी, पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, चंद्रशेखर आज़ाद ने आज पार्लियामेंट के सामने एहतिजाज दर्ज किया है, कहते हुए कि दलितों पर जगह जगह पर हमले हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है। मैंने स्पीकर से कहा कि इस मामले में मुझे बोलने की इजाज़त दें, लेकिन बोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। अगर एक चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में बोलने की इजाज़त नहीं जा रही तो फिर हमारा यहाँ आने का क्या मतलब है, लोगों का हमें यहाँ चुनकर भेजने का क्या मतलब है, कहते हुए उन्होंने एहतिजाज दर्ज किया है। आप खुद सुन ले उन्होंने पार्लियामेंट के सामने से किस तरह की बात इस वक्त कही है। ऐसे लोगों को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सीधी गोलियां लग रही है, तलवारों से काटा जा रहा है राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के अमृत काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकर लाल मेघवाल को काट के मार दिया तलवार से, पुलिस एफआईआर नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में, समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता। लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं। नाज़रीन गिरामी, रामनगरम कर्नाटक का एक इलाका आता है, आप लोग जानते हैं रामनगरा। और अब जो है रामनगर के लोगों के लिए खुशखबरी आ रही है कि यहाँ की हुकूमत अब इसे बेंगलुरु का दक्षिण ज़िले के तौर पर इसको जाना पहचाना जाएगा। रामनगर अब जो है वो अलग से ज़िला नहीं होगा, अलग से ज़िला होगा लेकिन उसको जाना पहचाना जाएगा। जिस तरह बेंगलुरु के शिमाली मगरिबी जो है अलग अलग अजला हैं, देही अजला अलग हैं, उसी तरह से अब जो है बेंगलुरु दक्षिण ज़िला के तौर पर रामनगर को देखा जाएगा। इससे जो है साफ और वाज़े तौर पर रामनगर के लोगों के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी होगी। एक तो ये कि रियल इस्टेट यानी कि यहाँ की ज़मीन की जो कीमत होगी उसमें आसमान को छूने लग जाएगी। जाहिर सी बात है, बेंगलुरु का हिस्सा जब उसको दिखाया जाने लगेगा तो बेंगलुरु की ही चीज़ मानी जाएगी। ऐसी सूरत हाल में बेंगलुरु में जिस तरह ज़मीन की कीमतें आसमान को छूती हैं, इसी तरह वहाँ पर भी और भी बहुत सारे सहूलियात इसको जो है, इसलिए कि जो है बेंगलुरु का दक्षिण ज़िला के तौर पर अगर कुछ घोषित किया जाएगा तो उसका जो बजट होगा वो भी बढ़ जाएगा। ऐसे में रामनगर की तरक्यात और वहाँ के रास्ते और भी बहुत सारी चीज़ें अलग अलग अंदाज में तरक्यात की जानिब बढ़ेंगी। नाज़रीन गिरामी, बांग्लादेश की बात हो रही थी, मैंने इससे पहले भी वहाँ की खबरें आपके सामने रखी हैं कि नेट वगैरह बंद है, जिसकी वजह से अंदरूनी सतह की हकीकी खबरें नहीं आ रही हैं। लेकिन कुछ उचक कर के जो खबरें आती हैं वो सुनकर के आप बहुत ज़्यादा अफसोस करेंगे कि जालिम हसीना की फ़ौज ने 1-200 को नहीं हलाक किया है, 950 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। हसीना की फ़ौज ने शूट करके कत्ल कर दिया है। और इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं या ऐसे तलबा हैं जिनकी उम्रें 18 और 19 साल के दरमियान की बताई जा रही हैं। अब आप बताएं कि शेख हसीना की ये फ़ौज किस कदर जालिम बन चुकी है बांग्लादेश में और किस तरह से अवाम के ख़िलाफ़ हो चुकी है और
फ़ौज को लाकर के किस तरह आवाम को मार रही है, जो वहाँ अपने मुतालबे मांग रहे हैं यहाँ की हुकूमत से, उनके मुतालबे मांगने के बजाय उनकी जानों के साथ खिलवाड़ कर रही है और 1000 के करीब तलबा को मार चुकी है। इससे साफ और वाज़ेह तौर पर इस वक्त जो है ये लिखा जाना चाहिए, तारीख़ में लिखने वाली बात होगी कि जो है अगले दिनों में हसीना की हुकूमत शायद ही बच सके। और ये आग जो इस वक्त भड़क उठी है, अगर ये फैलने लग जाएगी तो पूरे मुल्क को कितने महीनों तक जलाए रखेगी, इसका पता नहीं है। नाज़िर, मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।